धर्मकांत डोगरा साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। थैंक यू जी, शुक्रिया। के ऊपर जी, भद्रवा मेरे जन्मभूमि भी है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये मेरी रगों में बहता है। अच्छा, मुझे इश्क है भद्रवा से। ये भद्रवा नाग भूमि है, दी लैंड ऑफ सरपेंट्स। तो बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब सरपेंट्स कैसे, यहाँ कोई सांप नहीं है, हम लोग ही हैं, सांप तो नहीं बसते, या कोई जहरीले सांप नहीं है, ये तो सांपों वाली कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। बेसिकली जो नाग थे, ये महाभारत टाइम्स में उस किताब में बड़ी वाज़ेह करके रेफरेंसेस दे देकर, तो नाग एक ट्राइब थे, एक कबीला था। अच्छा। हिंदुस्तान में और भी कबीले थे, पिशाच थे, देव थे, किन्नर थे, यक्ष थे, वैसे ही नाग भी थे। तो इन नागों को अल्टीमेटली जैसे फाइट्स होती हैं, उस कल्चर के कुछ हिस्सा यहाँ भी आया। भद्रवाई को बड़े बड़े लिंग्विस्टिक्स ने इसे एक लैंग्वेज का, एक भाषा का वो जगह दी हुई है, स्टेटस दिया हुआ है। इट इज़ नॉट ए डायलेक्ट, भद्रवा इज ए लैंग्वेज इन इटसेल्फ। और ये जो खाशली, ये जो सराजी, ये जो भलेसी, ये इसकी डायलेक्ट्स हैं, इसके बच्चे हैं। और ये अपने आप में पूरी लैंग्वेज है। सिर्फ भद्रवा कोई छोटी जगह नहीं थी, एक रियासत थी। साथ तो मैं आपको गढ़ मीन्स किला, छतरगढ़, चन्हालगढ़ गिनते जाइए आप। उसके बाद ये जो गढ़, हिरोतगढ़ यहाँ का, उसके बाद रुंतागढ़ आपका किला, टिल्लूगढ़, तिलकगढ़ नाम था इसका, 5 हो गए। छठा अटालगढ़, 6 हो गए। और 7वां आपका ये गढ़ है रहीगढ़, ये जो आपके सरोवर। मैंने आपको कहा कि स्वर्ग से भी ऊंचा कोई है तो वो आपकी मातृभूमि है जी, वो आपकी जन्मभूमि है। स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं। वो क्या, मैं आपको बताता हूँ कि भद्रवा 22 प्रिंसिपैलिटीज में, जम्मू प्रोविंस नहीं, जम्मू दुग्गर देश की 22 प्रिंसिपैलिटीज में सबसे बड़ा नाम भद्रवा। सामाइन प्रोग्राम रूबरू के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी शख्सियात से करवाते हैं जिन्होंने इस समाज के लिए कुछ किया हो, कंट्रीब्यूट किया हो और अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाया हो। आज भी एक ऐसी ही शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। ये बैंक में सर्विस करते थे, रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक बेड़ा उठाया है, इस खूबसूरत वादी के लिए कुछ कर रहे हैं। इनकी कुछ किताबें शाया हो चुकी हैं, कुछ शाया होने को हैं। धर्मकांत डोगरा साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। थैंक यू जी, शुक्रिया। कैसे हैं आप? बिल्कुल, मेहरबानी है आपकी। क्या कर रहे हैं आजकल? मैं बस एक नई किताब की शाया होने पर है, तो उसकी आखिरी अब टचेस दे रहा हूँ। अच्छा, क्या है, कुछ हमसे शेयर कीजिए, क्या लिख रहे हैं आप? जी, अभी मैं भद्रवा पर लिख रहा हूँ जी। अच्छा। भद्रवा एन ओवरव्यू, और हिंदी में भद्रवा एक अवलोकन। अच्छा। तो भद्रवा के ऊपर जी, भद्रवा मेरे जन्मभूमि भी है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये मेरी रगों में बहता है। अच्छा। मुझे इश्क है भद्रवा से। तो बस ये है कि जाते जाते कुछ ना कुछ भद्रवा के लिए कंट्रीब्यूट किया जाए, भद्रवा के ऊपर। भद्रवाइयों को आप जगा रहे हैं इस किताब के ज़रिए। हाँ, उन्हें अपने हेरिटेज से, अपने पास्ट से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि फ्यूचर तो पास्ट पर ही डिपेंड करेगा। बिल्कुल। तो हम भद्रवाही क्या अपना पास्ट भूल चुके हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं? बड़ा ग्लोबल सा फिनोमेनन है मटेरियलिज्म। अच्छा। ग्लोबल सा फिनोमेनन है, तो हम अछूते तो रह नहीं सकते। अच्छा। तो ऐसा है कि अभी हमें ताज़ा हवा लगी है, तो हम ज़रा ज़्यादा ही डूबे हुए हैं उसमें। अच्छा, इससे पहले भी आपने कोई किताब शाया की है, वास्की नाग जी, और नाग कल्चर पे जी, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे सामाइन को बताइए। जी, मैंने और मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, चंद्रकांत शर्मा जी, तो हम दोनों ने मिलके भद्रवा कर, क्योंकि भद्रवा के जो प्रिजाइडिंग डाइटी हैं वो वास्की नाग हैं हिंदुओं में। बेसिकली भद्रवा का कल्चर जो है वो नाग कल्चर पर है। जी, बिल्कुल। और ये जो नाग कल्चर है, लोगों को बड़ी कोफ्त होती है, कई बार दुख भी होता है कि अभी मैंने पिछले दिनों कहीं पढ़ रहा था कि भद्रवा नाग भूमि है, दी लैंड ऑफ सरपेंट्स। तो बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब सरपेंट्स कैसे, यहाँ कोई सांप नहीं है, हम लोग ही हैं, सांप तो नहीं बसते, या कोई जहरीले सांप नहीं है, ये तो सांपों वाली कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। बेसिकली जो नाग थे, ये महाभारत टाइम्स में उस किताब में बड़ी वाज़ेह करके रेफरेंसेस दे देकर, तो नाग एक ट्राइब थे, एक कबीला था। अच्छा। हिंदुस्तान में और भी कबीले थे,
पिशाच थे, देव थे, किन्नर थे, यक्ष थे, वैसे ही नाग भी थे। तो इन नागों को अल्टीमेटली जैसे फाइट्स होती हैं, उस कल्चर के कुछ हिस्सा यहाँ भी आया। तो उसकी हिस्ट्री, जो कंसेप्ट नाग का है वो गलत है। हाँ, नाग क्या था कि देवर सांप पूजने वाले थे। देखिए क्या होता है कि अभी भी हमारे टोटम्स होते हैं, जैसे अमेरिका का भी ईगल रखी है, उन्होंने गोल्डन ईगल रखी है, बिल्कुल ठीक है। वैसे ही हमारे यहाँ भी इंडिया में क्या था, वो ट्राइब्स का वक्त था ना, तो उन्होंने कोई ना कोई एक टोटम रखते थे। तो इनके नाग थे, ऐसे वानर हैं, वो कहते हैं हनुमान जी वानर थे जी। वानर हो गए मतलब बंदर हो गए, बंदर नहीं थे, बंदरों के उनका टोटम जो था वो बंदर थे। वैसे ही नाग थे। अब क्या था कि अभी भी आप हमारे घरों में देखिए कि वो नागों के वो बनाते हैं जी। जब कोई त्यौहार होता है तो दीवारों पर, दरवाजों पर, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। पिछले कई कॉइन्स हैं जिसमें नाग बने हुए हैं। उनके जो सिंहासन होते थे, जो बैठने का तख्त होते थे, उनके पीछे नाग बने होते थे। उनकी जो सील्स होती थी, कई सील्स जो मोहरें होती थी, उन पर नाग होते थे। तो इट वॉज ए टोटम। और जिसको वो अपना टोटम बनाते थे उसे वो मारते नहीं थे, उसे पूजते थे। तो देवर सरपेंट वर्शिपिंग, नाग पूजक लोग थे, उन्होंने अपने आप को नाग कहा। अच्छा। तो ये एक, मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा, दिस इज हिस्ट्री। ये महाभारत में वही वो नाग थे। तो हुआ ये कि ये नाग जब वहाँ थे तो महाभारत के टाइम्स में ही एक पूरा चैप्टर है, तो इनके साथ वो कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। दे वर ए मार्शल रेस। नाग बहुत मार्शल रेस रही थी। बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी, वो बाद में बात करूंगा, बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी नागों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। वहाँ उसको ट्राइब ही बताया गया, वहाँ कभी इसे सर्प उसके साथ रिलेट नहीं किया। मैं अमरावती गया था स्पेशल वो देखने के लिए, यहाँ आंध्रा में जो नई कैपिटल बन रही है, तो वहाँ के म्यूजियम में वो मूर्तियाँ हैं जिन पर सिर पर ना जैसे हम वो नाग बने हुए हैं जी। तो औरतें हैं, उनके जो गले में कड़े होते थे उन पर नाग बने होते थे। मर्दों की जो बाजू पर बाजू बंद हुआ करते थे उस पर नाग बने थे। तो इट वॉज ए सिंबल, एक सिंबल। और ये एक ट्राइब थी, एक ट्राइब था। और उस ट्राइब के साथ फिर वहां पर जंग शुरू हो गई, जिसके बारे में महाभारत में बहुत जिक्र हुआ है। फिर नागों के भी आपस में दो हिस्से हो गए, कुछ शैवाइट्स हो गए, कुछ शिवजी को, शैव को पूजने वाले हो गए। नागों के जो वो बासुकी नाग थे उनके साथ चले गए, इनके बड़े भाई जो शेष नाग थे वो विष्णु के साथ चले गए। अभी भी जो विष्णु हैं, मतलब बड़ी ये महाभारत में है, ये हमारे पुराणों में है। विष्णु जिस पर बैठते हैं वो शेष नाग हैं, और जो शिवजी के गले में जो पड़े हुए हैं वो बासुकी नाग हैं। तो हुआ ये कि जो बासुकी नाग का ट्राइब था, इनके साथ पांडवों का झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि ट्राइब्स थे। एक जगह थी खांडव वन। अच्छा। महाभारत में एक पूरा अध्याय, एक पूरा जो वो इस पर ही है, खांडव वन। ये एक जंगल था खांडव वन। तो अर्जुन और कृष्ण जी ने वहाँ जब वो बनाने लगे इंद्रप्रस्थ थी, वो तो ले गए कौरव। तो खांडव प्रस्थ बनाने के लिए उन्होंने पूरे जंगल को जला दिया। तो उसके बीच में ट्राइब था, वो तक्षत था, नाग था, बल्कि मतलब कई लोग मरे, तबाह हुए, और पूरे का पूरा उसके बारे में जिक्र लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि तक्षत को मारने के लिए एक सर्प यज्ञ हुआ, जिसमें 12 साल तक नागों को मारते रहे। तो जब उनके साथ प्रोसिक्यूशन हुई तो वो वहाँ से भागे, ऐसा करके वहाँ से भागना शुरू हुए, जान बचानी थी। दिस इज इन महाभारत, बिल्कुल रेफरेंसेस हैं। तो वो फिर वहाँ से भागे, और भागकर वो उन जगहों पर गए जो इनएक्सेसिबल थी, जो ज़रा दूर दराज इलाके में थी, जहाँ उन पर हमला ना हो जी। और इसमें वो थोड़ा शैवाइट्स का भी था कि चूँकि वो शैवाइट्स थे, तो जो विष्णु के गरुड़ जी थे वो उनके स्टेप ब्रदर थे, वो पीछे लगे। तो वो कहानियाँ बनकर ऐसा वो कश्मीर में और यहाँ आए। और ये जो किताब लिखी गई है, इस किताब में इसी के बारे में सब, बिल्कुल इसके बारे में, बासुकी नाग के बारे में, बासुकी नाग के बारे में, और नाग कल्चर के बारे में कि वो यहाँ कैसे आए। अच्छा, ये जो नाग कल्चर है, हिमाचल में भी इसकी कुछ आप कह सकते हैं, वहाँ पे भी जी लोग हैं जो, उत्तराखंड में भी है। अच्छा, उत्तराखंड में बिल्कुल है। अच्छा। सर आप हैरान होंगे कि नेपाल में भी बासुकी नाग का मंदिर है। अच्छा। पशुपतिनाथ के मंदिर में बासुकी नाग का अलग टेम्पल है। आप पशुपतिनाथ के दर्शन तब करते हैं जब आप पहले बासुकी नाग के मंदिर में जाते हैं। वही बासुकी नाग, ये यहाँ के नहीं है। इलाहाबाद में दारागंज में नाग बासुकी मंदिर है, बिल्कुल बासुकी नाग का मंदिर है। इलाहाबाद के प्रयाग में दारागंज में मैं गया हूँ। और फिर आपके साउथ में बासुकी नाग और शेष नाग के मंदिर हैं।
और मनरसला है और सो मैनी अदर प्लेसेस। केरला में तो यही है। और वहाँ वो जैसे हमारे नाग बनियाँ होती हैं, नाग बनी जिसे कहते हैं, नागों की बनी, वहाँ भी नागों की बनी है। वैसे बहुत ज़बरदस्त बात आज आपने की। हमारा भी यही कंसेप्ट था कि नाग कल्चर क्या है। आपने कहा कि ये एक ट्राइब थी जो नाग की पूजा करते, जो नाग की पूजा करते थे, जिनका टोटम नाग था, जिनका देव नाग थे, जिनका सिंबल नाग था। जी जी जी, जो नागों की पूजा करते थे, सांपों की पूजा करते थे। और ये एक जाति थी, बिल्कुल जाति थी। और इनकी और भी ऐसे ही लिखा है, महाभारत में ऐसे ही लिखा है कि यक्ष, किन्नर, देव, नाग, ये जातियों में। जी जी जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप एक और किताब लिख रहे हैं भद्रवा पे, भद्रवा के पास्ट पे, प्रेजेंट पे, भद्रवा की हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में थोड़ा सा हमसे शेयर कीजिए कि इस किताब के ज़रिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। भद्रवा, देखें, ये तो जन्मभूमि है। हर आदमी को अपनी जन्मभूमि प्यारी होती है। जी। कहते हैं कि जब रामचंद्र लंका उन्होंने फतेह कर ली तो लक्ष्मण जी ने उन्हें कहा कि ये तो सोने की लंका है, अयोध्या तो छोटा सा, उन्होंने कहा ये तो सोने की लंका है, तो आप यहाँ अपनी राजधानी रखिए। तो उन्होंने एक श्लोक बोला है जिसका मतलब ये है कि अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊंची है। लक्ष्मण, क्या बात करते हो। सही। तो मैं अपनी जन्मभूमि में जाऊंगा, मुझे सोने की लंका नहीं चाहिए कहने का। तो भद्रवा तो हमारी जन्मभूमि, हमें तो अच्छी लगेगी। तो एक ये ख्याल था कि भद्रवा के बारे में देखा जाए कि कब से इसका वो हुआ। महाभारत में रेफरेंस हैं इसके। जी। ये जो अशापति हम कहते हैं, ये अशुपति नाम के एक पहाड़ का बाकायदा जिक्र है उसमें कि वहाँ राजसूय यज्ञ करना था, तो उसके लिए उन्हें घोड़े की जरूरत थी। वो यहाँ अशुपति से, और वो जो राजे थे मेघनाथ वगैरह वगैरह, वो यहीं के, हमारी हिस्ट्री में है। वो एक प्रेम सागर हमारी किताब है, बहुत पुरानी, 1000 साल पुरानी होगी। उसमें जिक्र आया भद्र देश का कि भद्र देश की राजकुमारी थी और कृष्ण जी आए थे। फिर आप भद्रवा को देखिए कि यहाँ का गुप्तगंगा में चले जाइए, जिक्र होता है वहाँ जी एक पैर लगा है, चाहे वो जैसा भी है, हाथ से बनाया कुछ, लेकर रिलेट किया है कि भीमसेन का पैर है जी। एक गुफा है, उसे पांडव गुफा कहा जाता है, लिखा है। और वो गुफा से वो कहते हैं यहाँ से वो कश्मीर वैली में यहाँ से चली गई। तो भद्रवा का वो तो है जी। कितनी ही चीज़ें जुड़ी। एक हैरान होंगे कि कुल्लू मनाली के बाद एक ही जगह और देखी जहाँ माता हिडिंबा का मंदिर है, वो भद्रवा में जी। अच्छा। अब क्यों है, बड़ी हैरानी की बात थी मेरे लिए ये, मतलब कि भाई हिडिंबा राक्षसी थी, वो भी राक्षस भी एक जाति थी जी। वो कोई बड़े दांतों वाले, कोई सींगों वाले आदमी थे, वो भी जाति थी। तो राक्षस जाति यहाँ नहीं रही भद्रवा में कभी भी। यहाँ और जातियाँ, नाग जाति रही, यहाँ और किस्म के रहे, लेकिन ये नहीं थी। तो यहाँ माता हिडिंबा का मंदिर कैसे हो सकता है। तो फिर एक बड़ी अजीब सी बात निकली, ये हमारे देशराज काटल जी हैं, तो उन्होंने वो रिसर्च करके निकाला है कि यहाँ बबरीक होते थे, घटोत्कच, ये जो थी ना हिडिंबा माता मनाली की, उसके लड़के थे घटोत्कच, क्योंकि वो भीम की वाइफ थी। घटोत्कच के लड़का था एक बबरीक, तो बबरीक जी उनकी वो दादी हुई जी। तो जो बबरीक की मदर थी, शी वॉज फ्रॉम भद्रवा। वो नाग ने लिखा है उन्होंने, वासुकी पुत्री। उन्होंने यहाँ अपनी दादी की याद में यहाँ मंदिर बनाया, और यहाँ जगह है बबरीकल, अब आजकल उसे भरोंगल कहते हैं, तो लोग भूल चुके थे। तो इस किताब के जरिए ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने ला रहे हैं। ये ला रहे हैं जी, बिल्कुल ला रहे हैं कि भद्रवा का इतना पुराना पास्ट है। और भद्रवा जो था उसके बाद चलता रहा, फिर पहले यहाँ देवियों का था, जैसे भद्रकाली का था, फिर नाग आए। सर हमारी किताबें ख़त्म हो गई, हिस्ट्री में सिर्फ हमारे पास एक वंशावली बची हुई है जी। वो वंशावलियाँ बलौर की है, तो वो नाग वहीं से आए थे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हमारे पास कोई वो लिटरेचर रहा नहीं। कुछ भेजे में पंडित थे जी, उपाध्याय जी, तो वो राजगुरु रहे हैं, तो उनके पास किताबें थी, 47 में जल गई, वो भी नहीं रहा। तो हमारे पास हिस्ट्री का कुछ बहुत कम, हमें जो पता लगता है वो चंबे की वंशावलियाँ हैं, वो बलौर की हैं, वो बसोली की हैं, वहाँ से ही पता लग रहा है। तो हमारे पास तो अपना कुछ रहा नहीं, या कुछ पट्टे हैं, उन पट्टों से भी बहुत कुछ पता लगता है। तो हम भी उसके बाद क्या हुआ कि ये महाभारत टाइम में जो थे मेघनाथ, छत्रनाक्ष, जिनके नाम पर छत्रकला बना है जी। और उसके बाद ये मेघनाक्ष, तो इनका हिस्ट्री में जिक्र आया है यहीं की। तो उसके बाद नागों के बाद एकदम टूट फूट गए,
वास्की नाग उनके सबसे बड़े जो राजा थे वो वास्की नाग थे, कि जब वो वहाँ से कश्मीर से यहाँ आए, कश्मीर में भी तो नागों का था जी, ना, बिल्कुल वहाँ भी था। वहाँ तो यही था। तो उसके बाद वो जब यहाँ आए, यहाँ आकर उन्होंने अपना राज किया, और उसके बाद ये टूटना फूटना शुरू हो गया। फिर ये जो राज्य था टूटना फूटना, राणे वाने थे, उन्होंने हुकूमत की, और उसके बाद फिर बिलावर से यहाँ राजा राधक पाल आया। उन्होंने फिर ये पाल जो डायनेस्टी थी ना, पाल डायनेस्टी की सर वो। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, और लोगों ने भी भद्रवाह की तारीख के बारे में किताबें लिखी हैं, बशीर अहमद खतीब बहुत ज़बरदस्त लिखी है, यही देश आफरीन है, और उनको सलाम है मेरा कि उन्होंने जितनी मेहनत उन्होंने की है, जितना कुछ उन्होंने लिखा है, वो तो देशराज काटल जी मरहूम, बिल्कुल लिखा है, भी लिखी बिल्कुल लिखी है। आप क्या अलग लिख रहे हैं उसमें? हाँ, ये बड़ी ज़रूरी बात है। मैंने इसे वो पुरानी हिस्ट्री से, नया तो कुछ है नहीं जी, तो नेचुरली उन्हीं मतलब फाउंडेशन उन्हीं की है, उसे अपने ढंग से पेश किया है जी। इस किताब में मैंने 4 फर्दर रिसर्च की है आपने? हाँ, थोड़ी फर्दर रिसर्च की है। अच्छा, इस किताब के जरिए आप यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस को भी हाईलाइट करना जी, बिल्कुल कर रहा हूँ। कोई नई टूरिस्ट प्लेस आपने इसमें इंट्रोड्यूस की है कि भाई? नहीं, मैंने इसमें ये आइडिया दिया है कि भद्रवाह प्लेसेस के लिए नहीं है। अच्छा। भद्रवाह अपने आप में भद्रवाह देखने का है। अच्छा। कि ऐसा नहीं है कि जैसे कोई जगह होती है कि आप गुलमर्ग जाओ जी, जी जी जी, आप पहलगाम जाओ जी, अच्छा। ऐसा नहीं है। भद्रवाह में इसकी हर जगह जो है कहीं भी रिलैक्स करके आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैंने 2 काम किए। एक तो उनके कहा कि एक तो भाई आपके पास टाइम खुला होना चाहिए, तो ट्रेल्स रखिए, लॉन्ग वॉक जिसे कहते हैं ना, वो ट्रेल्स। तो वो मैंने 4-5 ट्रेल्स बनाई कि जैसे आप फर्ज करें भद्रवाह से चलते हैं, पार्ले अड्डे से होकर, कॉलेज से, डाक बंगले से ऊपर चलकर आप चंडी माता मंदिर से होकर ऊपर टिल्लूगढ़ में जाइए, उसके बाद किला देखिए, ठीक है, 4-5 किलोमीटर हो गया, सीढ़ियाँ उतर कर तो नीचे आ जाइए। तो मतलब ये एक तो ट्रेल्स दी कि आप ऐसे चलिए। भद्रवाह रिलैक्स करने की जगह है। जैसे मैं कहता हूँ कि आपने जाई जाना है, तो ऐसा भद्रवाह में ऐसा मत कीजिए कि गाड़ी में बैठे तो जाई चले गए, गाड़ी में बैठे तो पदरी चले गए। आप जाइए, और मैंने एक जगह लिखी है, आप जाइए वाया मंथला, आप रुकिए और झुकिए। मैंने कहा यू स्टॉप समवेयर, रुकिए, देखिए, उसे जज्ब कीजिए, उसे अच्छे ढंग से, उसके बाद आगे चलिए। तो वो वैसे ये 4-5 ट्रेल्स दी हैं। एक सर आपकी जाई की है, एक आपकी पदरी की है। अब पदरी जाते हैं तो आप यहाँ चमड़ा है, फिर आपके आगे यूनिवर्सिटी आती है, फिर संगली आती है, फिर उसके बाद सरतिंगल है, सरतिंगल के बाद आपका देर आर सो मेनी, मतलब मुझदेव नाले के पास जाइए, फिर थनाले के पास रुकिए, फिर तो ऐसे करते पदरी है। मतलब आपने प्रेजेंटेशन अलग तरीके से की, मैंने इस ढंग से कोशिश की है जी। जो भद्रवाह का कल्चर है उसके बारे में भी इसमें आप लिख रहे हैं? जी, भद्रवाह का कल्चर यही कि भद्रवाह का जो बेसिकली तो वो नाग कल्चर ही था जी। तो भद्रवाह के कल्चर के बारे में ऐसा था कि हमारे त्यौहार हैं जी, हमारे मेले हैं, हमारे कुड हैं जी, हमारी यात्राएं हैं जी। ये एक डिस्टिंक्टिव कल्चर। भद्रवाह का कमाल ये है कि भद्रवाह इज नॉट लाइक एनी अदर प्लेस। भद्रवाह के एक डिस्टिंक्ट कल्चर है। नाग कल्चर हिंदुस्तान में और कहीं नहीं, अब यही बचा है जी। बाकी जगह इसकी निशानियां हैं पूरे हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ वेस्ट हिमालय, उत्तर पश्चिमी हिमालय में पूरे का पूरा, वहाँ से लेकर नेपाल तक नाग कल्चर है। लेकिन उसका जो गढ़ है, जो वास्की नाग का, उनके राजा का, उनके सबसे बड़े स्थान रहा, वो भद्रवाह में रहा जी। अच्छा, यहाँ का कंपोजिट कल्चर है, उसके बारे में भी कुछ आपने लिखा है? बहुत कुछ लिखा जी। वो तो है ही, ताल्लुकात है ही हैं, उसमें कोई शक थोड़ा। अच्छा, आपको याद है रामलीला होती थी तो बिल्कुल मुस्लिम्स उसमें पार्टिसिपेट करते थे। वो जो एक मेल मिलाप था यहाँ, डिफरेंट जो सोसाइटी में जो अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मिलजुल के रहते थे। जैसे रामलीला का जिक्र हुआ, उसमें मुस्लिम्स भी पार्ट प्ले करते थे, रोल प्ले करते थे। क्या आपको लगता है कि वैसा कल्चर दोबारा? सर, अभी भी है। आप मुझे बताइए कि सुख दुख में, किसी शादी में या किसी मौत में, किसी के घर में मौत आ जाती है तो अभी भी कोई है ही नहीं, फर्क नहीं है। लेकिन जो आपका ज़माना था, यूथ, जब आप यंग थे, नौजवान थे, या जब आप स्कूल में पढ़ते थे, थोड़ा सा फ़र्क तो लगता है। सर, मैं ऑनेस्टली आपको बोलता हूँ कि मैं देखिए बाहर रहता हूँ, मैं जब भी आता हूँ मेरे वही दोस्त मिलते हैं, वैसे ही गले मिलते हैं, और मतलब वैसे ही बात होती है, कभी मुझे नहीं महसूस हुआ सर। चलिए, तो इस किताब के ज़रिए आप भद्रवाह को हाईलाइट कर रहे हैं, भद्रवाह के पास्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, प्रेजेंट को। और एक बात और आपने कही कि इस किताब के ज़रिए हम भद्रवाहियों की वीकनेसेस, कमज़ोरियों को भी हाईलाइट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। थोड़ा सा बताइए हमें, कमज़ोरियाँ क्या हैं हमारी?
मैं सर यही कह रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं। वो क्या, मैं आपको बताता हूँ कि भद्रवा 22 प्रिंसिपैलिटीज़ में जम्मू प्रोविंस नहीं, जम्मू दुग्गर देश की 22 प्रिंसिपैलिटीज़ में सबसे बड़ा नाम भद्रवा का था जी। और भद्रवा की पोजीशन ये थी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये इसके बारे में जसवंत कोतवाल जी ने बहुत तफसील से कि एक भद्रवा की कितनी 533 स्क्वायर किलोमीटर से इतना एरिया था, पूरा प्रदेश हमारे साथ था बिल्कुल पूरा। आप देखते जाइए ना, अभी भी भद्रवाई कहाँ बोली जाती है, हमारा कल्चर अभी भी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, मरमत तक सर। बिल्कुल कि जो भद्रवाई लैंग्वेज है, भद्रवाई को बड़े बड़े लिंग्विस्टिक्स ने इसे एक लैंग्वेज का, एक भाषा का वो जगह दी हुई है, स्टेटस दिया हुआ है। इट इज़ नॉट ए डायलेक्ट, भद्रवा इज ए लैंग्वेज इन इटसेल्फ। और ये जो खाशली, ये जो सराजी, ये जो भलेसी, ये इसकी डायलेक्ट्स है, इसके बच्चे हैं और ये अपने आप में पूरी लैंग्वेज है। सर भद्रवा कोई छोटी जगह नहीं थी, एक रियासत थी। 7 तो मैं आपको गढ़ मीन्स किला, छत्तरगढ़, चनालगढ़ गिनते जाइए आप। उसके बाद ये जो गढ़ हिरोतगढ़ यहाँ का, उसके बाद रुंतागढ़ आपका किला, टिल्लूगढ़, तिलकगढ़ नाम था इसका, 5 हो गए। छठा अटालगढ़ 6 हो गए और 7वां आपका ये गढ़ है रहीगढ़, ये जो आपके सरोवर के। तो इस छोटी सी वैली में 7 किले आपके यहाँ। आप सोचिए कितनी, तभी लोग मुस्लिम्स कश्मीर से आए तो भद्रवा में आए, नाग भाग कर आए भद्रवा से, हम महाजन आए, कोई हिमाचल से आया, कोई जम्मू से आया, भद्रवा में, और भद्रवा में सबको गले लगाया। बिल्कुल कश्मीरी पंडित यहाँ आए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो भद्रवा के टुकड़े हो गए, टुकड़े ही हम कह सकते हैं, नहीं साजिश से, बाकायदा साजिश से, गुस्ताखी माफ कीजिए। तो भद्रवाइयों की कमजोरी है ये, इसमें भद्रवाइयों की भी कमजोरी, बिल्कुल भद्रवाइयों की कमजोरी रही। और अभी भी देखिए हमारे लोग इतने पढ़े लिखे, इतनी दूर पहुंचे लोग हमारे, तो क्या किया उन्होंने, कुछ लोगों ने किया, वजीर जानकी नाथ ने सेशन कोड दिया, अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया, लेकिन कई लोग यहाँ से जब चले गए तो उन्होंने भद्रवा से अपने रिश्ता खत्म कर दिया। और अभी पोजीशन है कि मटेरियलिज्म ने, ये जो पैसे का प्रकोप हो गया, तो बस अब कुछ नहीं, अब जंगल काटे जा रहे हैं, किसी को ये ख्याल नहीं है कि इससे हमें क्या इफेक्ट होगा। ट्रैफिक हो रही है, ओवर क्राउडिंग हो रही है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रही है, खेत आपके तबाह। सर भद्रवा की खूबसूरती थी बिल्कुल कि भद्रवा का रंग बदलता था। भद्रवा एक ऐसी जगह है, सारे जहाँ जंगल इतने नज़दीक है शहर के, कप शेप्ड वैली है और खेत थे, और खेतों के रंग बदलते थे, ये सफ़ेद हो जाते थे बर्फ़ से, ये पानी से जब धान लगता था तो पानी से वो इसका, उसके बाद ग्रीन हो जाते थे, उसके बाद गोल्डन येलो हो जाते थे, येलो हो जाते थे, उसके बाद ग्रे हो जाते थे, ख़त्म हो गए, खेत खत्म कर दिए, कोई प्लानिंग नहीं। जिसका दाव लगता है वो अपनी सड़क नहीं छोड़ रहा, पार्किंग के लिए जगह नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गई हैं। तो चलिए आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि दोबारा तब्दीली आए और हम लोग रियलाइज़ करें कि भाई इस खूबसूरत वैली को हम बिल्कुल ठीक है संभाल के रखें। ये जगह नहीं मिलेगी सर दोबारा, ऐसी खूबसूरत जगह कहीं भी नहीं है। डोगरा साहब, आप एक बैंकर थे, बैंकर का तो अपना एक अलग माइंडसेट होता है, ये एक अचानक तब्दीली कैसे आई कि आप लेखक बन गए? सर एक्चुअली मेरी ना फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग पढ़ाई मतलब बहुत पढ़ता रहा मैं। अच्छा। आई वॉज एडिक्टेड टू रीडिंग। मैंने लाइब्रेरीज की अलमारियाँ खाली कर दी हैं, तो वो दिमाग में बड़ा वो था, बोझ था। तो अभी वो अब किश्ती डूबने वाली है तो बोझ उतारा करते हैं। रिटायरमेंट के इमीडिएटली बाद आपने शुरू कर दिया? आई वाज वेटिंग फॉर दैट। अच्छा। कि एक दिन मैं रिटायर हुआ, दूसरे दिन से मैंने कैमरा और बैकपैक लिया और मैं घूमने चले गया। कितने ही कंट्रीज घूमा, कितने ही इंडिया का कोई एरिया छोड़ा नहीं मैंने। अच्छा। तो और ये नहीं कि बस गए और देखा और आया और मुड़ के वापस भद्रवा पहुंच जाता। हाँ, मुड़कर वापस नहीं, भद्रवा से तो मैंने आपको कहा कि स्वर्ग से भी ऊंचा कोई है तो वो आपकी मातृभूमि है जी, वो आपकी जन्मभूमि है। तो मतलब ये पढ़ने का आपको शुरू से शौक था और लिखना आपने रिटायरमेंट के बाद शुरू किया? लिखना रिटायरमेंट के बाद शुरू किया। वो यही मैंने कहा कि जब किश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। तो अब ऐसा है कि ये दिमाग तो आप अभी जवान हैं, आपकी नहीं मैं सर आई एम 70 नाउ, सो बट डोंट नो, एनर्जेटिक तो बहुत हैं आप अभी भी, पर डीजनरेशन तो होनी है ना, लॉ ऑफ नेचर। वो तो लॉ ऑफ नेचर है, वो ब्रेन सेल्स तो नीचे उतर रही हैं उसमें, वो तो चलिए हम तो यही दुआ करते हैं कि आप सेहतमंद रहें, मजीद किताबें लिखें। थैंक यू वेरी मच। ताकि जो जनरेशंस जो आगे हैं वो जाने कि भद्रवा क्या जगह। बिल्कुल ठीक है, और भद्रवा से प्यार करें। बिल्कुल, भद्रवा से प्यार करें हम भद्रवाही। धर्मकांत डोगरा जी,
आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही दिलचस्प बातें की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।